हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन 2। ठीक है, यहाँ क्या क्वेश्चन दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो देखो, हम सम किसे कहते हैं और विषम किसे कहते हैं ये तो हम आप लोगों को पहले के लेक्चर में बता चुके थे। तो जिन लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर मेरा लेक्चर देख ली, जिसमें उन लोगों को पता चल जाएगा कि सम किसे कहते हैं और विषम किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, सबके बारे में हमने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन अच्छे से पहले समझो कि क्या दर्शाना है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे। तो चलो मानते हैं कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए और बी है। यहाँ क्या किया हम सबसे पहले हम लोग मान लिए कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए और बी है, या फिर ऐसे भी मान सकते हो कि माना कि ए और बी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, दोनों में से किसी भी तरह से मानो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ किसको मानते हो ये मैटर करता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम उपयोग बता चुके थे। आप लोगों को में भी याद भी हो गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। ए बराबर BQ+R, जहाँ 0 से बड़ा होता है R, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है R, और R से बड़ा या उसके बराबर होता है B। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, चूंकि B बराबर 6। अब आप लोग पूछोगे कि मैम B बराबर 6 कैसे आया, तो यहाँ देखो 6Q 6Q 6Q, और हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन में पढ़ा है कि A बराबर BQ+R होता है, जहाँ B का मान Q के साथ जुड़ा रहता है। तो इस संख्या में देखो कि Q के साथ कौन सा नंबर जुड़ा है, तो Q के साथ यहाँ 6 जुड़ा है, और यहाँ Q के साथ भी 6 जुड़ा है, यहाँ भी 6 जुड़ा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं तो B बराबर 6 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि एक सब कैसे माने हम लोग। यहाँ क्या ज्ञात करना था, धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करना था। और धनात्मक विषम आप लोग पढ़े हैं, तो विषम क्या होता है, 1 3 ये सब विषम है। और सम किसे कहते हैं, तो 2 4 6 8 ये सब सम है। और विषम 1 3 5 7 ये सब विषम है, हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जाकर मेरा लेक्चर देख लें, जिससे उन लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इतना तो ये हो गया B बराबर, और R बराबर 0 1 2 3 4 एंड 5। अब बोलोगे आप लोगों कि मैम यहाँ पर R का मान 0 1 2 3 4 5 कैसे आया, तो यहाँ पर शर्त देखो यूक्लिड विभाजन का। इसमें क्या शर्त दिया गया है कि R का जो मान होना चाहिए 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, और B का जो मान होना चाहिए R से बड़ा और B से छोटा या B के बराबर होना चाहिए। तो 0 से बड़ा क्या आएगा इसमें, B का मान देखो 0 1 2 3 4 5, और ये B का क्या है, B 6 है, तो 6 से ये छोटा है। ठीक है, और 0 के बराबर है, तो R बराबर 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना समझ में आया R का मान रखने पर।
यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं आर का मान रखने पर, और इसे समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय में पढ़े हैं, जिस जिस तरह का प्रोसेस हम लोगों ने कल की क्लास में यूज़ किया था प्रमेय बनाने के लिए, उसी तरह इसमें भी करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे और इसका आंसर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो a बराबर 6 और q का मान क्या है, q का मान नहीं है तो q ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस सबसे पहले r का मान क्या रखना है, 0, तो यहाँ 0 रख दी। इसे मान लो ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, पुनः 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 a बराबर 6q, यहाँ r का मान रखना है 1, समीकरण 3 हो गया। अब फिर a बराबर 6q, अब यहाँ r का मान रख दो 2, ये 4 हो गया समीकरण। अब फिर a बराबर 6q प्लस 3, ये बारी बारी सब करके r का मान रखते जाना है। ठीक है, इससे आंसर आ जाएगा। इसे मान लेंगे 5। अब फिर a बराबर 6q प्लस 4, ये हो जाएगा 6। अब a बराबर 6q प्लस 5, ये हो जाएगा 7। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था विषम संख्या के बारे में, जो 2 से भाज्य नहीं हो। तो इसमें कौन सा संख्या दिख रहा है जो 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है। 0 से 2 से भाज्य है, हाँ है। 1 2 से भाज्य है, नहीं नहीं है। 2 2 से भाज्य है, हाँ है। 3 है, नहीं है। 4 है, हाँ है। 5 नहीं है। तो इसमें क्या दिख रहा है कि कौन कौन 2 से भाज्य नहीं है। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। इससे क्या समझ में आया कि ये जो तीनों हैं ये विषम पूर्णांक है। तो हम लोग लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। ये हो गया यहाँ पर सिद्ध। इतनी बात समझ में आई, इतना क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। क्या क्वेश्चन कहा था, इसमें कह रहा था कि दर्शाना है कि विषम पूर्णांक जो होता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बनाना, समझ समझ के बनाना, और शायद ये तुम लोगों के एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसको अच्छे से फोकस करना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या किए थे, ये मान लिए थे कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a और b है। फिर क्या किए, यूक्लिड विभाजन का यूज़ किए, जहाँ 0 जो होता है r से छोटा या r के बराबर होता है, और r जो होता है b से छोटा या b के बराबर होता है, और b बराबर 6 हो, क्योंकि q के साथ 6 जुड़ा हुआ है, और तीनों जगह q के साथ 6 जुड़ा हुआ है, तो b बराबर 6 है। ठीक है, और r का बराबर कितना है, 0 1 2 3 4 5। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जो शर्त है उसके अकॉर्डिंग r बराबर 0 1 2 3 4 5 है। अब क्या किए कि अब यूक्लिड विभाजन का यूज़ करके सब ज्ञात कर लिए। a बराबर 6q प्लस r 0, सब में r का मान रख दिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके बारी बारी से r का मान रखें। 0 1 2 3 4 5 रख दिए। रख देने के बाद क्या किए, हम पता किए कि किसमें से कौन विषम है। विषम किसे कहते हैं, जो 2 से नहीं कटे, जो 2 की टेबल में नहीं आए। सिंपल लैंग्वेज में समझ जाओ कि वैसा नंबर जो 2 से नहीं कटता है या 2 की टेबल में नहीं आता है, अर्थात जो 2 से अभाज्य होता है। ठीक है, तो इस चलते देखो समीकरण 3, 5 और 7 तीनों से क्या पता चल रहा है कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। यही आपका सिद्ध हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझे बताएं कि इसमें से क्या चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आया हो, ताकि हम अगले वीडियो में उसको डाउट क्लास को ला सकें और आप लोगों का डाउट सॉल्व कर सकें। ठीक है,
अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परेड में, ध्यान से समझना, क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत इजी है। अगर इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, बारी बारी से पढ़ पढ़ के समझ समझ के बनाइएगा तो बहुत इजी है। अदरवाइज देख कर घबराना नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा लग रहा है तो बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको अच्छे से पढ़ना है। क्या बोल रहा है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है। ठीक है, पहले ये बात ध्यान रखो कि एक परेड हो रहा है और 616 सदस्य हैं उस सेना में। ठीक है, उस सेना में कितने सदस्य हैं? 616। ठीक है, टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है और 616 जो सदस्य हैं उनको 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे, यानी कि 32 करके सदस्य की आर्मी बैंड है, उसी के पीछे ये 616 सदस्यों वाली सेना को परेड कराना है। ठीक है, अब दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है और जो दोनों समूह हैं उसको समान संख्या, एक जैसे संख्या वाले स्तंभ में मार्च कराना है। ठीक है, उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करेगी। ऐसे कुछ समझ आया कि देखो 616 सदस्य के, पहले तो आर्मी है, आर्मी में 616 सदस्य हैं। ठीक है, और 32 सदस्य वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है और 32 सदस्य आर्मी बैंड के, उसी के पीछे इन लोग को मार्च कराना है। ठीक है, अब इन दोनों समूहों को समान संख्या वाली स्तंभ में खड़ा करना है। ठीक है, पैरेलल खड़ा करना है, इन लोगों को मार्च कराना है समान संख्या में। तो उन स्तंभों का अधिकतम मान ज्ञात करें, यानी कि अधिकतम मान ज्ञात करें, अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो हम लोग वो स्तंभ जो बनेगा, कितना ज़्यादा अधिकतम संख्या बनेगा, कितना ज़्यादा स्तंभ बनेगा जिसमें वो लोग मार्च कर सकेंगे, इसको हम लोग ज्ञात करना है। तो देखो अगर फिर भी तुम लोगों को क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देख लेना, ये है अधिकतम, और जहाँ अधिकतम की बात होती है वहाँ क्या होता है? मासा। मासा यानी कि SCF। अधिकतम दिख जाए तो सिंपल से समझ लेना अधिकतम है तो वहाँ SCF की बात हो रही है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन। अब पहले मानने से पहले ये डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा, इन दोनों नंबर में से कौन बड़ा है कौन छोटा। तो चूंकि 616 बड़ा है 32 से, ठीक है, और जो बड़ा होता है उसे हम लोग क्या मानते हैं? उसे A मानते हैं, और जो छोटा होता है उसे B मानते हैं। तो यहाँ पर मान लेना, देखो ये सब जो है ना एग्ज़ाम के पैटर्न के लिए बहुत ज़रूरी है। सिंपल वाइज मतलब अदरवाइज़ अगर तुम लोग सिंपली अगर क्वेश्चन बनाना चाहो तो क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन एग्जामिनर जो है आपके क्वेश्चन से प्रभावित नहीं हो पाएगा। तो मेरा सजेशन यही है कि जब भी आप लोग क्वेश्चन बनाएं तो उसको पूरे डिटेल में बनाएं, उसका हर टॉपिक को बारी बारी से लिख दें कि हाँ ये किस लिए हुआ है, ये हुआ है तो क्यों हुआ है, ठीक है, और किस सूत्र से हुआ है। ठीक है, इस तरह आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो आई एम श्योर किसी का नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है? माना A बराबर 616, इतना समझ में आया। मान लिए A बराबर 616 है और B बराबर 32 है। इसका भी SCF ज्ञात करना है, पर यहाँ शर्त ये है कि यहाँ यूक्लिड विभाजन का यूज़ करके ज्ञात करना है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम बताए हैं, आप लोगों को 1000 बार बता चुके हैं। अब तो शायद आप लोगों को याद भी हो गया होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R, ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। तो क्या करना है? A का मान क्या है? 616 बराबर B का मान 32Q प्लस R। तो अब क्या करेंगे कि 32 को 616 से भाग देंगे। ठीक है, जो छोटी वाली संख्या होती है उसको बड़ी वाली संख्या से भाग देते हैं, 616 से भाग देंगे।
तो 32 ज़ा नहीं 31 ज़ा 32 के बार भी ही कटेगा। 11 में से 2 जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा 2, बगल में क्या है 6, 6 को उतार दिए। 32 की टेबल में क्या 296 आता है? 32 32 9 सा 32 9 सा 38 नहीं, 9 बार में 288 आता है, तो 9 बार में 288 लिख देंगे। ठीक है, अभी 6 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे रिमाइंडर लेंगे, तो 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा और ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे देखो अच्छे से, 616 डायरेक्टली उतारे 32, ठीक है, इंटू क्यू का मान 19। हम बताए थे भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, वही यूक्लिड विभाजन का प्रमेय भी है, तो उसको ध्यान में रखना और इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस सूत्र का यूज़ करना है और सारे क्वेश्चन को बना देना है। ठीक है, प्लस आर का मान है 8। और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से CF ज्ञात करने का प्रोसेस कब तक चलता है? जब तक कि आर का मान 0 नहीं आ जाता है, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ आर का मान 0 आया? नहीं आया। तो क्या बताए थे हम कल की क्लास में, अब यहाँ किस नंबर को ले आएंगे? जो यहाँ नंबर है, जो यहाँ बी है, वहाँ अब ये ए आकर बन जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ रिमाइंडर था वो बी बन जाएगा। अब क्या करेंगे, 8 को 32 से भाग देंगे। 8 के टेबल में 32 आता है, 8 4 ज़ा 32, ये पूरा कट गया, अर्थात रिमाइंडर आया 0। तो यहाँ पर 8 इंटू 4 प्लस 0, यहाँ आगे रिमाइंडर 0, तो यहाँ पर CF क्या पता चल गया, अतः इस CF क्या हो 8। अच्छे से लिख सकते हो तुम लोग, अतः उन स्तंभों का अधिकतम संख्या 8 है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताएं, ताकि हम आप लोगों को अच्छे से समझा सकें, उसका अलग से डाउट क्लास ले सकें, जिससे आप सभी का डाउट दूर हो जाए। ठीक है, आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन में आज कोई डाउट? और कल मैंने एक होमवर्क दिया था, ओके, उसको भी बस इसी प्रोसेस से यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का यूज़ करके आप लोग बना लेना। ठीक है, अदरवाइज जब हम डाउट क्लास लेंगे उसमें सारे आप लोगों को 1 हफ्ते के डाउट को क्लियर करा देंगे। ठीक है, और वो डाउट क्लास शाम को चलेगी, उसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे, जिससे आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। और अगर नहीं समझ में आया हो या मेरे से पढ़ाने में कोई गलती हुई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मैं उस गलती को रिपेयर कर सकूं और आप लोगों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन दे सकूं, ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आ सके। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगे तो। ठीक है।